वेलकम टू एचपीएम क्लासेस। आज की वीडियो में आपको घन कोण और वैद्युत फ्लक्स के बारे में बताया जाएगा। तो चलिए हम सबसे पहले शुरू करते हैं कि घन कोण क्या है या घन कोण हम किसे कहते हैं। तो घन कोण हम किसे कहते हैं उसके लिए हमें सबसे पहले उसकी परिभाषा क्या है, उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, ये हमें जानना अति आवश्यक है। तो घन कोण को डिफाइन करने के लिए हम शुरुआत करते हैं। तो किसी गोलीय पृष्ठ द्वारा, यहाँ आप देख सकते हैं, किसी गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल गोले के केंद्र पर जो कोण आंतरित करता है उसे घन कोण कहते हैं। इसे ओमेगा से निरूपित करते हैं। अर्थात किसी गोले का क्षेत्रफल उस गोले के केंद्र पर जो भी कोण बनाएगा उस कोण को हम घन कोण कहेंगे। या आप यहाँ देख सकते हैं, मान लीजिए ये कोई गोला हुआ और यहाँ पर हम कोई एक अवयव ले लेते हैं या गोले पृष्ठ का क्षेत्रफल मान लीजिए हमने ए ले लिया, तो यहाँ पर इसका केंद्र ओ हो जाएगा। तो ये पूरा अवयव ए इस केंद्र पर जो भी कोण बनाएगा इस कोण को हम क्या कहेंगे, घन कोण। और इसे दर्शाने के लिए हम ओमेगा का प्रयोग करते हैं। अर्थात किसी गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल गोले के केंद्र पर जो कोण आंतरित करता है उस कोण को हम घन कोण कहते हैं और इसे हम ओमेगा से निरूपित करते हैं। यह एक बार आप फिर से देख सकते हैं, किसी गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल गोले के केंद्र पर जो कोण आंतरित करता है उसे घन कोण कहते हैं, इसे ओमेगा से निरूपित करते हैं। अब यहाँ आप देख सकते हैं, अगर हमें घन कोण का व्यंजक ज्ञात करना हो तो सबसे पहले हमने माना है कि ये पूरा कोई एक वृत्त है और इस वृत्त में हमने यहाँ पर ये एक लघु अवयव लिया है DA। DA अर्थात इस पूरे अवयव का एक छोटा सा भाग, और इस DA के ऊपरी और इस निचले सिरे को अर्थात इस क्षेत्रफल अवयव के दोनों किनारों को हमने केंद्र से एक रेखा द्वारा मिलाया है। अभी हमने आपको नीचे बताया था कि इस अवयव के दोनों किनारे केंद्र पर मिलाने के बाद जो भी कोण बनाएंगे उस कोण को हम घन कोण कहेंगे। क्योंकि यहाँ पर हमने क्षेत्रफल अवयव लघु लिया है तो जो कोण बनेगा वो भी लघु ही बनेगा। तो हमने DA के कारण यहाँ पर हमने घन कोण को D ओमेगा दर्शाया है। हमने ये माना कि इस लघु अवयव की त्रिज्या कितनी है, स्मॉल r, और वृत्त का केंद्र क्या है, O। यहाँ हमने लिख रखा है, माना किसी गोले का केंद्र O है अर्थात ये, तथा त्रिज्या स्मॉल r है, ये दूरी। हम इसके पृष्ठ पर एक क्षेत्रफल अवयव DA पर विचार करते हैं अर्थात ये लघु अवयव। यदि इस क्षेत्रफल अवयव की परिसीमा अर्थात इस DA के दोनों किनारों को स्थित बिंदुओं को गोले के केंद्र O से मिलाएं अर्थात ये रेखा और ये रेखा, तो इस प्रकार खींची गई रेखाएं अर्थात ये दोनों रेखाएं इस केंद्र पर एक कोण बनाएंगी, केंद्र O पर एक कोण बनाती हैं जिसे घन कोण अर्थात ओमेगा या D ओमेगा कहते हैं। क्योंकि हमें जानते हैं किसी गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल DA या A उसकी त्रिज्या के वर्ग के समानुपाती होता है। अर्थात यहाँ पर अगर हमने DA लिया है तो ये DA समानुपाती या अनुक्रमानुपाती r स्क्वायर के होगा। अर्थात किसी गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल उसके त्रिज्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। तो या इसे हम चाहें तो DA अपान r स्क्वायर बराबर नियतांक भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये यहाँ से बटे में जब आ जाएगा तो यहाँ कुछ बचेगा नहीं, और ये अनुक्रमानुपाती का चिन्ह है तो इसको हम हटा करके बराबर नियतांक लिख सकते हैं। इसी नियतांक को हम घन कोण कहते हैं। अर्थात DA अपान r स्क्वायर बराबर D ओमेगा, यही हमको यहाँ पर लिखना है। क्योंकि गोलीय क्षेत्रफल DA त्रिज्या के वर्ग r स्क्वायर के अनुक्रमानुपाती होता है, अतः DA अपान r स्क्वायर बराबर नियतांक। इसी नियतांक को हम घन कोण कहते हैं। तो इसे हम DA अपान r स्क्वायर बराबर D ओमेगा लिख सकते हैं।
अगर हमें घन कोण किसी गोलीय अवयव के लघु पृष्ठ को छोड़ करके संपूर्ण पृष्ठ के लिए निकालना हो, अर्थात गोले के संपूर्ण पृष्ठ के लिए घन कोण, तो चूंकि जब लघु अवयव था तो घन कोण डी ओमेगा था, अगर संपूर्ण पृष्ठ होगा तो घन कोण ओमेगा हो जाएगा। यहां पर लघु अवयव डी ए था, अगर हम संपूर्ण पृष्ठ के लिए जाएंगे तो डी ए की जगह पर हम ए लिखेंगे और बटे आर स्क्वायर। आप जानते हैं कैपिटल ए अर्थात किसी गोले का संपूर्ण पृष्ठ, तो किसी गोले के संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र होता है ए बराबर 4 पाई आर स्क्वायर। तो ओमेगा बराबर ए को हटा करके हम अगर गोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालें तो 4 पाई आर स्क्वायर और बटे आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ओमेगा बराबर 4 पाई स्टे रेडियन। ये आपका घन कोण हो गया। इसके बाद फिर वैद्युत फ्लक्स के बारे में हम बात करेंगे। तो वैद्युत क्षेत्र में किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाले कुल वैद्युत बल रेखाओं के संख्या की माप को हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। उसकी परिभाषा यहाँ हमने लिख रखी है। वैद्युत फ्लक्स वैद्युत क्षेत्र में किसी काल्पनिक पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप है। इसे फाई सफिक्स ई से निरूपित करते हैं। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम ये मान लें कि ये पूरा बोर्ड हमारा वैद्युत क्षेत्र है, तो इस वैद्युत क्षेत्र में से या इस पृष्ठ में से होकर इसके भीतर कितनी वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं। उसके बाद यहाँ पर हमने एक चित्र बना रखा है, आप यहाँ देख सकते लिख रखा है हमने वैद्युत क्षेत्र में असमान वैद्युत बल रेखाएं, ये फिर ये भी वैद्युत बल रेखा है, ये जितनी भी रेखाएं दिख रही हैं सारी रेखाएं वैद्युत बल रेखाएं हैं। तो इस चित्र में हमने असमान वैद्युत बल रेखाओं द्वारा एक वैद्युत क्षेत्र बनाया है और इसी वैद्युत क्षेत्र के भीतर हमने एक इस अवयव की कल्पना की है। यहाँ आप देख सकते हैं चित्र में असमान वैद्युत क्षेत्र वैद्युत बल रेखाओं द्वारा निरूपित किया गया है। अर्थात ये पूरा माना इस क्षेत्र में एक काल्पनिक पृष्ठ डी ए है, अर्थात इस पूरे पृष्ठ में से हमने यहाँ पर एक लघु अवयव डी ए लिया है जो इतना लघु है कि इसे समतल मान सकते हैं। अर्थात ये डी ए इतना छोटा है कि इसे हम समतल अर्थात इसके होने या ना होने का कोई प्रभाव ना पड़े, ऐसा मान सकते हैं। जो इतना लघु है कि इसे समतल पृष्ठ मान सकते हैं। डी ए को एक क्षेत्रफल वेक्टर डी ए द्वारा निरूपित कर सकते हैं। अर्थात इस डी ए को हमने यहाँ एक वेक्टर डी ए द्वारा निरूपित किया है जो यह प्रदर्शित कर रहा है कि इस डी ए की दिशा बाहर की तरफ है। माना डी ए की स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र वेक्टर ई है, अर्थात इस बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र मिल रहा है वो मिल रहा है कैपिटल वेक्टर ई। तब स्केलर गुणन E इंटू डी ए अवयव से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कहलाता है। अर्थात अगर हमको इस पृष्ठ के लिए वैद्युत फ्लक्स निकालना हो तो स्केलर गुणन E इंटू डी ए का जो भी मान होगा वो कहलाएगा वैद्युत फ्लक्स। और अगर हमको इस पूरे पृष्ठ के लिए निकालना हो तो पूरे पृष्ठ के लिए यहाँ पर वैद्युत फ्लक्स फाई सफिक्स ई बराबर इंटीग्रेशन ए वेक्टर ई इंटू डी ए, जहाँ इंटीग्रेशन ए पृष्ठीय समाकलन है, अर्थात इस पूरे पृष्ठ का समाकलन है। ये हमने यहाँ पर लिख रखा है। अब इसमें कंडीशन ये बनती है कि हो सकता है वैद्युत बल रेखाएं जो दर्शाई गई हैं यहाँ पर ये पृष्ठ से बाहर भी निकल सकती हैं और पृष्ठ के भीतर भी निकल सकती हैं। तो यदि वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ के बाहर निकल रही हैं तब क्या होगा, या पृष्ठ के भीतर प्रवेश कर रही हैं तब क्या होगा, या वैद्युत फ्लक्स पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जब वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ से बाहर निकलेंगी तो जो वैद्युत फ्लक्स हमें प्राप्त होगा वो हमेशा धनात्मक होता है, और जब वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ में प्रवेश करेंगी
अर्थात ये दिशा ऐसी ना हो के इधर की तरफ इस तरफ होती, तब जो हमें वैद्युत फ्लक्स प्राप्त होगा वो ऋणात्मक प्राप्त होगा। यहाँ में ऊपर लिख रखा है पॉजिटिव वैद्युत फ्लक्स अर्थात फाई सफिक्स ई बाहर निकलने पर, अर्थात जब वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ से बाहर की ओर जाएंगी तो जो हमें वैद्युत फ्लक्स प्राप्त होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव। और जब वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ में प्रवेश करेंगी तो प्राप्त वैद्युत फ्लक्स हमारा नेगेटिव होगा। अगर हम चाहें तो इस इंटीग्रेशन E इंटू डी ए को हम सीधे इंटीग्रेशन वेक्टर E इंटू डी ए को हम बराबर E इंटू डी ए कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। कारण ये जो लघु अवयव वेक्टर डी ए जिसके द्वारा या लघु अवयव डी ए को हमने जिस वेक्टर डी ए के द्वारा प्रदर्शित किया है वो इस बिंदु पर लंब होता है। तो लंब होने की कंडीशन में हम इस पूरे इंटीग्रेशन E इंटू डी ए को सीधे E इंटू डी ए कॉस थीटा लिख सकते हैं। अगर हमको किसी पृष्ठ के या किसी पृष्ठ के अगर हम संपूर्ण भाग के लिए होकर के जाएं तो संपूर्ण भाग के लिए जो हमारा वैद्युत फ्लक्स बनेगा वो बनेगा E इंटू ए कॉस थीटा। ये इंटीग्रेशन E इंटू डी ए बराबर किसके हैं, फाई ई। तो यहाँ पर हम किसी चालक के संपूर्ण पृष्ठ में से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स ज्ञात कर सकते हैं।